इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो 3 है उसको देखेंगे। और ये जो है आपका चैप्टर साइंस की है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा, ठीक है, जिसको हीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी बात किया जा रहा है चैप्टर 7 क्लास में, आपको क्या जानना चाहिए एक 7 क्लास के बच्चे को। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग बीपीएससी देने वाले हैं, उसके अलावा यूपीपीसीएस आपका जो यूपीएससी है, तो इसमें से जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, जिससे कि आप जो है एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप अपने साइंस को बहुत तरह से समझ भी सकते हैं और अपने प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानता और रेशों से बनाए जाते हैं, यानी आप जो जानवर होते हैं उनके रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र जो है पादप रेशों से पाए जाते हैं और सूती वस्त्र जो है वो प्लांट से पाए जाते हैं, रेशों से पाए जाते हैं। इस शीतकाल में क्या है कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और शीतकाल में क्या करते हैं कि हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और जो हमें क्या करता है, गर्म रखता है, क्योंकि ठंडा का टाइम होता है। ठीक है, आपका अगला बोल रहा है कि जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, यानी जो मौसम ठंडा होता है तो ठीक है, हमारी जो गर्मी होती है तो ये हमें ठंडक अनुभव करते हैं। कब? तो गर्मी के मौसम में ये हमें ठंडक देते हैं सूती वस्त्र। आप यह जानने के लिए आवश्यक ये उत्सुक होंगे कि कृषि विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं विशेष ऋतु के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। ठीक है, हम लोग जब घर के अंदर होते हैं तो ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। गर्मी में तो करते ही हैं, तभी तो पंखा यूज़ करते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु जो गर्म है या ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है? ठीक है, देखिए इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गर्म और ठंडा कैसे महसूस होता है। अपने दैनिक जीवन में हमने अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। ठीक है, आते हैं तो बिल्कुल सही है। और कुछ गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। तो देखिए जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो ठंडे होते हैं, ठंडा पानी पीते हो तो ठंडी होती है गर्मी के टाइम में। और गर्म जो होता है चाय हो गया या गर्म दूध हो गया, या फिर आप जो लस्सी पीते कॉफ़ी पीते हैं तो वो गर्म होता है, लस्सी ठंडा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो लस्सी अगर गर्म करके पीने लगे फिर लस्सी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं। इन वस्तुओं को गर्म और ठंडा के रूप में चिन्हित कीजिए। बताना है कि कौन गर्म है और कौन ठंडा है। ठीक है, कुछ वस्तुएं जो है वो क्या है कि आपकी जो ठंडी है, कुछ जो है वो गर्म है। यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी क्या है, दूसरी यहाँ पे कुछ नहीं है क्या, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तु दूसरे की अपेक्षा ठंडी होती है। एक कम ठंडा, एक ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आप जब फ्रीजर में रख दीजिएगा तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः जो है पता है वस्तुओं को संपर्क करके लगाते हैं, यानी जैसे हमारे पास तो टेम्परेचर मेजर करने का कोई मशीन नहीं है तो टच करके बताते हैं, या पीते हैं तब बोलते हैं बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। ठीक है ना, तो पता चलता है ठंडा है तब भी नुकसान है, गर्म है तब भी नुकसान है। ठीक है, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिया विश्वसनीय है? आइए जानते हैं, यानी जो हम टच करके पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बात की है, 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है वहाँ पे 3 पात्र है जिसमें डाल करके देखा गया है कि कौन है। देखिए 3 पात्र जो है वो बर्तन लेने के लिए बोला जा रहा है, ए बी सी करके। और ये क्या है कि ठंडा पानी लीजिए, बी में गर्म पानी लीजिए, कुछ ठंडा और कुछ गर्म लीजिए, किस में? सी में, दोनों मिला करके। और अपने बाएं हाथ को, यानी बोल रहा है कि ए में डालिए, दाहिने को आप बी में डालिए, और आप 2-3 मिनट के लिए पानी में डुबो कर रहने दीजिए। दूसरे में बोला गर्म में जो था। अब दोनों हाथों को एक सी पात्र में डुबोइए और देखिए कि कैसा अनुभव होता है। सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो तो आपका हाथ जल जाए। ठीक है, ज़्यादा गर्म करके पानी को नहीं डालना है। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंट के चलते
हमारे हाथ ही जल जा सकती है, ठीक है। देखिए बूझों को उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। और ये क्या करती है कि हमें स्पर्श इंद्रिय कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे पता लगाएं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। यानी हम लोग टच करके तो पता उतना कर सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं भी चल सकता है। देखिए कोई ऐसा मशीन हो जिससे पता चल जाए किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप को ताप से की जाती है, ठीक है। उसके माप क्या है, ताप पर निर्भर होता है। ताप मापने के प्रयोग के लिए युक्ति तापमापी यानी थर्मामीटर होता है। देखिए हम जो बीमार होते हैं तो थर्मामीटर देखते हैं ना, वाइट वाला, वही। ताप मापन की बात की जा रही है, तो क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए कि आपको परिवार में किसी की बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं। हाँ, तो ये होता ही है। जिस ताप मापी से हम अपने परिवार के ताप को मापते हैं उनको क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए, बोला जा रहा है। और उसके आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर को 3.2 में दर्शाए गए अनुसार दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, मतलब फ्रेंड से भी पूछ करके अपना काम चलाया जा सकता है। देखिए इस तरह का दिखाई देता है थर्मामीटर जो होता है ना। देखिए ये जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी का फीवर जो है यहाँ से चढ़ना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से, और मान लीजिए कि कितना तक जाता है तो आपका सेल्सियस में 42 सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 108 फ़ारेनहाइट होता है। अगर मान लीजिए कि किसी का जो 37 है तो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, डॉक्टरी थर्मामीटर है। और ये जो है, अगर यही वाला जो येलो वाला आप देख रहे हैं ना, यही वाला पीला वाला बढ़ता जाता है तो बुखार बढ़ता जाता है, कमता जाता है तो बुखार कम रहा है, इस तरह से जानते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके लिए एक सिरे पर बल्ब होती है। बल्ब में पारा भरा रहता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है, ठीक है। यदि पारा को कि यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को क्या कीजिए कि थोड़ा सा घुमाइए तब तक कि आपको धारी दिखाई ना दे, ठीक है। यानी थर्मामीटर में जब आप घुमाएंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा लाइन। थर्मामीटर को पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उसमें क्या है कि उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल या सी द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। सेल्सियस स्केल जो होता है वो नॉर्मल में हम लोग मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसे हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक अपने ताप ही माप सकते हैं, ठीक है। यानी हम 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 तक ताप माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना की बात की जा रही है तो बोला जा रहा है कि आइए देखते हैं थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके इन्हीं दो क्रमागत यानी बात किया जा रहा है कि दो ले लीजिए आप। उसके बाद क्या है देखते हैं, ठीक है। ये नोट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है वो क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं डिवाइड करके 0.25 सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि थर्मामीटर जब हम उपयोग करते हैं तो पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि वो ऑलरेडी रखा भी हो तो कुछ तो टेम्परेचर रहा होगा। धोने के लिए किसी पूर्ति रोधी यानी रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित होता है, या पानी से भी धो सकते हैं। इन्हें हल्का सा करके, नहीं तो फूट जाने का डर रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद क्या है कि झटके देने से नीचे का तल जो है वो नीचे आ जाता है, यानी पारे का तल जो है वो नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया होगा, ठीक है। झाड़ने के बाद जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखिए और थर्मामीटर के बल्ब को क्या कीजिए कि जीभ के नीचे रख दीजिए और 1 मिनट के बाद जो थर्मामीटर को बाहर निकालिए, 1 मिनट के बाद बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यानी आपको नोट करने के बोला टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ताप को सदैव इसके मात्रक सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। यानी मान लीजिए कि आपका 38 डिग्री है,
38 तो आपको डिग्री सेल्सियस इसको मानते हैं, ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर किसी को नॉर्मल है, जैसे बीमार नहीं है कोई इंसान, तो उनका टेम्परेचर तो कुछ तो रहा होगा ना, तो 37 है, यानी वो स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए पहेली को विश्वास, ये अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि यहाँ तो आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी की बताई गई है कि आप कितना कैसे आप डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले, उपयोग के बाद क्या है कि धोने के लिए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए, यानी आप यूज़ करने से पहले धो लीजिए, और मान लीजिए यूज़ भी कर लिए तभी धो लीजिए, अच्छे से धो करके डब्बे में रखना होता है। सुनिश्चित कीजिए कि जो टेम्परेचर है यानी ताप है वो कितना आ जाए, पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो, यानी पारा जो है वो उसका सुई जो है, हमने लाइन देखा था, तो ये जो है 35 डिग्री ऊपर देख लेते। चलिए यहाँ देखिए, ये हमारा जो है ये यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ही होना चाहिए। ये आगे बढ़ गया है, थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको ध्यान देना कि 35 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर वाला क्या है, सी है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ जो है ये बताया गया है। उसके अलावा क्या है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। और इसके क्या है कि उसको यूज़ जो करते हैं तो बल्ब से, यहाँ जो बल्ब लगा होता है यहाँ से मत पकड़िए, यहाँ पे मत रखिए, ठीक है, ये गलत होगा। चलिए देखिए ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लड़की है यहाँ पे नहीं पकड़ना है, आपको पीछे की तरफ पकड़ना है, ठीक है, और टेम्परेचर को देखना, नहीं तो यहाँ पे रखेंगे ना तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और फिर आपका गलत टेम्परेचर दिखाएगा, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर को पकड़ने की सही विधि है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे पकड़ना है आपको। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। चेतावनी की बात की जा रही है तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए, डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग जो है मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य ताप मापने के लिए मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप दूसरे का टेम्परेचर मत मापिएगा, सामानों का, तब ये बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। थर्मामीटर को धूप आग के पास रखने से बचिए, ऐसा करने से टूट सकता है, ठीक है, टूट जाएगा, ठीक है। देखिए आपका क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप जो सामान्यतः है 15 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो है 35 डिग्री से 45 डिग्री तक रखा गया है, यानी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही होता है, इसीलिए इसमें 35 से लेकर 42 तक किया गया। प्रयोगशाला की बात की जा रही है तो क्या बोल रहा है कि हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है, ठीक है, यानी हम कहने का मतलब कि वस्तुओं का जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए तो वो होता है अलग तरह का तापमापी मापते हैं हम, ठीक है। और आप टीचर को जब बोलेंगे तो वो दिखा देगा, ठीक है ना। चलिए दिखा देंगे वो टीचर जो हमारे क्लास में होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसे ध्यान से देखने की बात की जाए कि मापे जा सकने वाला अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए, यानी अधिकतम कितना है और न्यूनतम कितना है। प्रयोगशाला तापमापी का प्राय जो है वो टेम्परेचर कितना होता है तो आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ, जो हमारा लैब का थर्मामीटर होता है, ठीक है। जैसे आपका कि आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया है, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के लिए किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान
ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठाक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान को आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि इस तापमापी का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये तापमापी जो है वो इस तरह का प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान किया जाता है। यानी आपको क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ। ये देखिए, ये प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, और ये क्या किया जा रहा है, तो ये पानी के अंदर रख करके मापा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर नापा जा रहा है। ठीक है, चलिए किसी बीकर यानी बोला जा रहा है कि किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली या दीवारों को स्पर्श ना करे। ठीक है, तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए यानी सीधा रखते हुए बोला जा रहा है। तापमापी को रखिए और इसके पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट करने की बात की जा रही, यह इस समय जल का ताप है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जो जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं, सभी कारणों का चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है, तो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टर थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियां के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, यानी सीधे रखिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो तापमापी का बल्ब जो होता है चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए और बल्ब जो है वो बर्तन की दीवारों से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही जो ऊपर बताया गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं और पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यानी तापमापी में जो पारा का यूज किया जाता है वो बहुत सारा टेंशन देता है कि क्या चिंता है। तो देखिए, पारा जो होता है विषाक्त पदार्थ होता है और यदि तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान अत्यधिक कठिन होता है। आजकल जो अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है और इसमें क्या है कि पारे का उपयोग नहीं होता, और इसमें क्या होता है कि पारे का उपयोग नहीं होता है। नॉर्मल ये डिजिटल वाला है, नया भी आपको थर्मामीटर देखने को ये मिलेगा। ठीक है, चलिए ऊष्मा का स्थानांतरण की बात की जा रही है, तो कह रहा है क्या कि संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखा जाता है तो वह तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। मान लीजिए कि ये कोई केतली है और इसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारा मान लीजिए कि गैस है और इसमें क्या है, ये हीट दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो हीट है तो हमारा क्या है कि गर्म करते हैं तो ये क्या थोड़ा थोड़ा भाप निकल जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ठीक है, और हीट जो है कहाँ चली जाती है, बर्तन के अंदर चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। उसके बाद क्या है की जाती है, और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और जब आग से हटा लेते हैं तो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो एक बर्तन का होता है, यह ठंडा क्यों होता है, उसमें बर्तन से परिक्षेप की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा क्या है कि गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, और क्या करते हैं कि ये जो है वो प्रभावित होते रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये उसमें किस प्रकार स्थानांतरित होती है जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका बोला जा रहा है कि आपका एल्युमिनियम या लोहे
जैसे किसी धातु के एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए, ठीक है, चिपका दीजिए। यह टुकड़े जो है लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरों को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरों को ईंटों के बीच में दबाकर रख दीजिए। अब छड़ के दूसरे सिरों को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि मोम जो है, मोम के टुकड़े को क्या होता है, ठीक है, क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ होते हैं? तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो आपका क्या है, यहाँ पे ईंट है और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक छड़ लगा दिया, मोम तो छोटा छोटा है और सामने हम लोग कैंडल रख दी और सामने वाला पहले जो, क्योंकि पहले संपर्क में कौन है, पहले वाला आ गया। चलिए, है ना, यहाँ पे देखिए गिरता है। और क्या आप सोचते हैं कि उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है? हाँ, तो ऐसा तो हो ही रहा था। वह प्रकरण जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। यानी जो मान लीजिए गर्म सिरे से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ठंडा तक जाएगा, तो ये स्थानांतरित हो रहा है ना, ये जैसे गर्म है तो गर्म जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ठंडे से क्या हुआ कि गर्म से ये आपका क्या था, गर्म था, और ये कहाँ हुआ, ठंडे तक जाए, तो ये क्या हुआ कि चालन कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया। तो ठोसों में उष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, ठीक है। चलिए, उसी के बाद आप देखिए कि क्या आप सभी पदार्थों का जो है वो चालन आसानी से हो पाता है, ठीक है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक और लकड़ी की जो हथी लगी होती है, यानी गर्म हो तो वो क्या हो जाएगी, लकड़ी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होगा। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो पॉसिबल ही मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि हथी जो है वो हीट नहीं होता उसमें, ठीक है। ये देख लीजिए, आप इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जो पदार्थ अपने से लेकर के ऊष्मा को आसानी से देते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि जाने देते हैं, उन्हें क्या ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण जो है एल्युमिनियम यानी आयरन, लोहा या कॉपर होता है, ठीक है। ये जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो कुचालक होते हैं, यानी जो जाने दे रहा है वो क्या होता है, चालक होते हैं, और जो नहीं जाने देते हैं वो क्या है, कुचालक होते हैं। चलिए देख लेते हैं, यानी हमारे क्या है, ये जितने भी आप देख रहे हैं चीज़ें वो देख लेते हैं। देखिए जैसे प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो कुचालकों की उष्मारोधी भी हो कहते हैं, ठीक है, यानी जो आपके इसमें नहीं जा पाता है, ठीक है, तो ये क्या उष्मारोधी होता है, ठीक है, यानी कुचालक को उष्मारोधी भी कहते हैं। जल और वायु उष्मा के कुचालक है। क्या जल और वायु जो है कुचालक है, तब इन पदार्थों में उष्मा स्थानांतरित कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे गोल के पेंदे का प्लास्क लीजिए, ठीक है, गोल जो पेंदे का प्लास्क लेने के लिए बोला जा रहा है। यदि प्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है, यदि जल में 2/3 भर लीजिए। और क्या है कि इसमें तिपाई पर रखिए अथवा प्लास्क को रखने का कोई प्रबंध कीजिए, ठीक है, इससे कि आप उसके नीचे मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या है कि रख दीजिए मोमबत्ती गर्म करने के लिए। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए, यानी क्या होगा कि नॉर्मल पानी हो जाएगा, हिलेगा नहीं। एक स्टॉक की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए, ठीक है। बर्तन जो है वो ये आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को रख दीजिए। क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म कर लीजिए। अपने प्रेक्षकों को नोट कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका चित्र बनाइए, और चित्र भी बनाने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जब जल को गर्म किया जाता है तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, यानी जहाँ पे गर्मी, जैसे ये कंटेनर है और यहाँ वाला गर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये आग जलाया है तो ये वाला जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल जो उसका स्थान ले लेता है, यानी गर्म जल जो ऊपर उठ गया, अब क्या हो रहा है कि ठंडा जल जो है उसका स्थान ले लेगा, ठीक है। अगला देखिए लेने के लिए आ जाता है, और बाद में क्या होता है कि फिर यह जल भी गर्म होकर उठने लगता है और आसपास के जल फिर से इसके स्थान ले लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक सारा जल गर्म ना हो जाए। और उष्मा स्थानांतरित की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं।
देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं क्या कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में आती है, ठीक है, ये बात किया जा रहा है। तो ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊष्मा जो है वो स्रोत के पास की वायु को गर्म करके उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और वायु भी गर्म हो जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ईजी है। चलिए देखिए अगला देख लेते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन हो रहा, देखिए सावधान रहे कि हाथ न जले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर की ओर यहाँ बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, ठीक है। इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी, ठीक है, गर्मी अनुभव करता है, ठीक है, यानी ऊपर वाला हाथ जो है वो गर्मी अनुभव करता है और अर्थात पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। इसलिए यह वायु जो है लौह के ऊपर की वायु थोड़ी गर्म नहीं होती, ठीक है, और वायु जैसी गर्म नहीं होती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटन घटना का अनुभव करते हैं और तटीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती या तल जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। दिन के समय देखिएगा कि क्या होता है कि लैंड जो होता है अधिक गर्म होता है और जल जो होता है ठंडा होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है। स्थल के ऊपर की वायु जो होती है गर्म होकर उड़ती जाती है, यानी जो लैंड है तो ये क्या है कि लैंड का जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगा। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर आती है और जो उठी तो यह मान लीजिए समुद्र है तो ये क्या हो कि यहाँ पे क्योंकि उठा तो इसका जगह यहाँ आ जाएगा पानी वाला ठंडी हवा, ठीक है। और क्या होती है कि चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और क्या होता है कि चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु क्या करती है, वायु समुद्र की ओर बह जाती है, ठीक है। समुद्र की ओर आने वाली वायु का समुद्र समीर कहते हैं और क्या होता है कि समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु है उसको क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती है और क्या किया जाता है कि तटीय क्षेत्र जो होते हैं भवनों में खिड़कियाँ जो समुद्र की ओर बनाई जाती है ठंडी वायु लाभ के लिए, ठीक है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और ये दिन के समय होता है और रात के समय क्या होता है कि समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा अधिक ठंडा हो जाता है और इसलिए स्थल की ओर से आपका क्या हो जाता है कि ठंड वायु समुद्र की ओर जाती है और रात में क्या कहते हैं, स्थल की ओर से ठंडी वायु कहाँ जाती है, समुद्र की ओर जाती है और इसको क्या कहते हैं, देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये समुद्र समीर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पिक्चर देखिए आप, ये क्या है तो आपका कहाँ पानी जो समुद्र से जा रही है लैंड की ओर समुद्र समीर में है, ठीक है। और ये स्थल समीर में कहाँ हो रही है कि स्थल से लेकर के पानी की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे जो है समुद्र समीर में के ठंडा वायु जो है वो गर्म वायु की तरफ लैंड की तरफ जा रही है और ये क्या है कि गर्म वायु जो है वो लैंड वाली जो है समुद्र की तरफ जा रही है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो गर्म वाली जो है वो गर्म वाली जा रही है पानी, ठीक है, यानी जो समुद्र वाला है और ठंडा जो है वो कहाँ जा रहा है तो आपका लैंड से जा रहा है, लैंड से आपका समुद्र की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका समुद्र समीर और स्थल समीर हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि यह थल समीर जो होता है कहलाता है, ये जो है थल समीर कहलाता है, ठीक है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम एक गर्माहट अनुभव करते हैं और क्या अनुभव करते हैं तो ये गर्माहट को अनुभव करते हैं, ठीक है। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है, यानी हमारे बोल रहे हैं कि सूर्य से उष्मा हमारे तक कैसे पहुंचती है, यह चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। यानी चालन और संवहन द्वारा सूर्य की जो उष्मा है वो नहीं पहुंचती है क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। किसमें तो चालन और संवहन में, चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं होती, यानी सूर्य के जो लाइट आती है उसमें कोई माध्यम नहीं होता जैसे वायु नहीं होता है, ठीक है। अतः सूर्य से हम उष्मा एक प्रक्रम द्वारा आती है जिसको क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण के द्वारा आती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम वायु हो या ना हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रकार का
ऊष्मा प्राप्त होता है विकिरण वाला, ठीक है। चलिए देखिए, ज्वाला से हटा करके रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपने कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश के स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा इसमें ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करता है। जब वे ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तुओं से टकराते हैं तो कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, ठीक है, कुछ अवशोषित और कुछ परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषित हुआ तो वस्तु का जो ताप है वो क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धूप में बाहर जाते समय आपके छाते उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो आपके यहाँ पे बोल रहा है कि जो सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने की वस्तुओं के प्रकार की बात की जा रही है। हमने देखा है कि गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो हल्के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कब? सर्दी में। तो ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका दिया हुआ है कि आप किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी आपका दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो भाग को परिवर्तित कर देता है, इसलिए हमें गर्मियों में हल्के वस्त्र के आरामदायक होते हैं। यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि क्यों करते भाग को परिवर्तित कर देता है, इसलिए गर्मियों में हमें देखिए यहाँ जो है वो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद और हल्के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए गहरे रंग के जो पृष्ठ होता है अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। कौन? तो गहरे रंग का जो है वो अधिक ऊष्मा लेता है अपने अंदर, ठीक है। इसलिए सर्दियों में जो है गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, और ये क्या होता है कि सुखद लगता है। और हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भागों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक दे होते हैं, ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। हम ऊन वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडा परिवेश ऊष्मा यहाँ क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, और क्या होता है, उष्णता का अनुभव होता है, ठीक है। यानी गर्मी में हमें क्या चाहिए, ठंडक वाली चीज़ें चाहिए, और ठंडी में क्या चाहिए, उष्मा देने वाली कपड़े चाहिए। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े हुए पतले 2 कंबल दिए जाते हैं। किसी एक का चुनाव करके उपयोग करके छूट है, आप ऑप्शन लीजिए कि कंबल लीजिए, नहीं तो 2 पतले कंबलों को लीजिए, ठीक है। आप इसमें से कौन सा चुनेंगे। याद रखिए कि 2 कंबलों के बीच में वायु एक परत विद्यमान है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपका याद रखिएगा विद्यमान है, इसीलिए क्या है, देखिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अपने घरों को ठंडा और गर्म रखने के लिए कोयला और लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी और सर्दी का कोई प्रभाव ना हो, यानी गर्मी में हमको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, ठंडी में ज़्यादा ठंडी भी ना लगे। भवनों की भारी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाता है तो उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाती है। तो ऐसा संभव किया जा सकता है, हाँ ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है जो भवन में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो आजकल उपलब्ध है, ठीक है। खोखली ईंटें जो है वो यूज़ करके आप गर्मी और ठंडों से बचा सकते हैं अपने आप को। देखिए ये टेम्परेचर हम लोग ये पढ़े हमने यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
आपने इसमें क्या सीखा? तो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपना स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है कि स्पर्श इंद्रियां जो है वो सही बताए। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को ताप माप करता है। कौन? तो ताप होता है। तापमापी जो होता है वह युक्ति है जिसमें ताप मापा जाता है, ठीक है। तापमापी से हम लोग ताप मापते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का प्रेशर जो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर कितना होता है? अन्य के लिए क्या करते हैं? अलग तरह का करते हैं। और इसका जो होता है अन्य का प्रयोगशाला के लिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? यानी अभी हमारे और आपकी बॉडी का कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा नॉर्मल इंसान का, जो फीवर वगैरह नहीं रहता, बीमार वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। देखिए ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित है। उच्च से निम्न ताप। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होता है। 3 तरह से ऊष्मा जो है वो ट्रांसफर होता है: चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। देखिए ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होता है, ठोस में, ठीक है। द्रव और गैसों में संवहन द्वारा होता है, द्रव और गैस में। और आपका जो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। इसीलिए सूर्य को कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता, वायु का भी जरूरत नहीं होता। जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा वाहक कहते हैं, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जो है आसानी से चले जाए तो उसको ऊष्मा वाहक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होते हैं। गहरे रंग अधिक अवशोषित करता है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। यानी हल्के वस्त्र हमको पहनने चाहिए कब? गर्मी में, वाइट वगैरह में, हल्का पिंक ऐसे, ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं कब? तो सर्दियों में। इसका कारण है कि ऊन उष्मारोधी है, ठीक है। और क्या है कि आपको ऊन जो है उष्मारोधी होता है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है, ठीक है। ये हो गया। चलिए तो इस तरह से आपका देख लेते हैं, कुछ और भी तो नहीं छूटा है। नहीं, और तो सब कुछ मैंने करा दिया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है कि सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना जो है स्वीडन के खगोल शास्त्री थे एडल्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। कितनी अच्छी बात है, देख रहे हैं। अनोखी बात यह है कि इन्होंने जल का क्वथनांक उबलने का ताप जो है वो डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने का 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया था। यानी जल कितने उबलने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जमने कब लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। बाद में क्या हुआ था कि इसको बदल दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो आपका जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया। ये चैप्टर कौन सा है आपका चैप्टर? तो ये आपका है चैप्टर नंबर 3, हीट हमने पढ़ लिया। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो, ठीक है। तो आज का आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।